डियर स्टूडेंट, हमारे स्टडी चैनल मार्क्स प्लस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग नाराज़ तो ज़रूर होंगे बिकॉज़ कि कुछ दिनों से हम आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पा रहे, लेकिन आई प्रॉमिस टू यू आज के बाद से जो है आप लोगों का वीडियोस कंटिन्यूअस आते रहेगा। कुछ रीजंस के कारण जो है हम लोग रेगुलर नहीं थे स्टडी पे, और ख़ास करके ऑनलाइन पे। ऑफलाइन क्लासेस तो कंटिन्यू थी, बट ऑनलाइन जो है कुछ समय नहीं मिलने के कारण चीज़ें बदल सी गई से समय नहीं मिलता था और हम आप लोगों को टीच। बट आई होप कि अब जो है मैं कंटिन्यूअस रहने की कोशिश करूँगा और रहूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज शुरू करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे मैथ के क्लास टेंथ मैथ के चैप्टर नंबर 6, जो कि एक बहुत ही अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ से जो है अच्छे मार्क्स के मतलब कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए नए सिरे से एकदम हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं क्लास टेंथ मैथ की वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर 5 तक कर लिया है, और कुछ थोड़ी सी बातें बाकी होंगी तो उसको आगे हम लोग कर लेंगे। फिलहाल आज हम नए सीरीज से शुरू करने जा रहे हैं क्लास टेंथ के चैप्टर नंबर 6, जो कि है हमारा ट्रायंगल्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि लास्ट टाइम जब हम लोग क्लास 9th में पढ़ रहे थे, उस समय हम लोग क्लास 9th के कुछ बात किए हुए थे ट्रायंगल चैप्टर पे। देखिए क्लास टेंथ का जो चैप्टर है, ये चैप्टर 6 जो है वह है हमारा ट्रायंगल। क्या है जी? ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। ओके, तो चलिए शुरू करेंगे। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, क्या भाई क्या पढ़ा था क्लास 9th में? सर क्या पढ़ा था हम लोगों ने? तो क्लास 9th में हम लोगों ने ट्रायंगल्स पढ़ा था जब, तो उस समय पे हम लोग कुछ अलग बातें किए हुए थे ट्रायंगल से। और 10th में भी हमें ट्रायंगल्स पढ़ना है, ठीक है। तो ये देखते हैं, क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था त्रिभुजों का सर्वांग समता। क्या पढ़े थे भाई? सर्वांग समता। त्रिभुजों का सर्वांग समता हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, सॉरी 9th में पढ़ा था। और यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है भाई? समरूपता। देखिएगा, क्या पढ़ना है? समरूपता। त्रिभुजों पे हम लोगों ने समरूपता सर्वांग समता क्लास 9th में पढ़ा था, और पढ़ना है हमें क्लास 10th में। क्या जी? तो वो हमें पढ़ना है क्या? क्लास 10th में समरूपता, ठीक है। तो इससे रिलेटेड, सर्वांग समता से रिलेटेड कुछ बात और समरूपता से कुछ बात, इसमें डिफरेंस क्या है इसके बीच का डिफरेंस, ठीक है। इसके बीच का डिफरेंस क्या है समझेंगे। तो फिलहाल जो है हम आपको त्रिभुज पे, ये बात त्रिभुज पे नहीं, किसी फिगर पे करने वाले। समरूपता किसके लिए भाई? किसी भी फिगर के, ठीक है। बाद में जब हम फिगर पे समझ जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक अच्छे ढंग से जो है हम त्रिभुजों को भी समझ सकते हैं और किसी भी पॉलीगन्स को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैंने एक फिगर बना। क्या है जी? एक सर्कल, ठीक है। और ये जो है एक हम लोगों ने क्या बनाया? क्लियर है? तो देखिएगा, अगर मैं पूछूं आपसे कि इस सर्कल और स्क्वायर, ये दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट फिगर है, सर्वांगसम फिगर है, तो आप कहोगे कि सर कैसे बताएं, हमको कुछ तो याद है नहीं क्लास 9 की बातें, है ना। तो आओ हम आपको याद दिला दें कि कब जो है दो फिगर सर्वांगसम होंगे, ठीक है। तो देखिए सर्वांग समता के लिए कुछ बात है। जैसे कि सर्वांग समता पहली बात कहता है कि कोई भी फिगर सर्वांगसम तब होगा जब दोनों की आकृतियां क्या हो जी? दोनों की
आकृतियां समान हो। क्या हो भाई, आकृति जो है, आकृति समान, ठीक है, आकृति समान हो। और दूसरी बात ये कहता है कि आकृति तो समान हो, लेकिन साथ ही साथ इसका साइज भी है ना, साइज को हम यूं समझ सकते हैं, साइज को हम ऐसे समझ सकते हैं एरिया के रूप में, है ना, एरिया क्षेत्रफल, ठीक है। साइज भी समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, साइज भी समान। ओके, तब जाके जो है दो फिगर सर्वांगसम हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये एक सर्किल है और ये क्या है जी, तो एक स्क्वायर है। तो ये एक सर्किल एक स्क्वायर, तो ये शेप तो अलग अलग हो जा रहा है ना, डिफरेंट शेप हो जा रहा है। तो इस तरह से ये दोनों फिगर आप कह सकते हो कि सर्वांगसम नहीं है। अर्थात पता क्या चला कि फिगर 1 सर्वांगसम नहीं है, फिगर 2 के देखिए सर्वांगसम नहीं है, तो हम ऐसे सर्वांगसम नहीं है का साइन हम ऐसे देते हैं, ठीक है। अब सर्वांगसम के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन क्या 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 अगर यह सर्वांगसम नहीं है तो समरूप है क्या? तो देखिए समरूपता के लिए भी कुछ बातें जरूरी हैं, जैसे कि समान आकृति, आकृति को हम इंग्लिश में बोलते हैं शेप, है ना, आकृति समान हो। और दूसरा कि साइज या यूं कहें तो क्षेत्रफल हम इसको बोल सकते हैं, एरिया, है ना, एरिया ये भी समान हो, और या समान नहीं भी हो, असमान हो जाए, तो भी जो है यह कहता है कि भाई हम दो फिगर जो है क्या हो सकते हैं भाई, तो समरूप हो सकते हैं, ठीक है। ये कहता है कि समान आकृति हो, साइज समान हो तो भी चलेगा, ना हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर इसका शेप क्या है, सर्कुलर है, और इसका शेप क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे दोनों का शेप जो है डिफरेंस हो जा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फिगर फर्स्ट जो है फिगर 2 के सिमिलर नहीं है, तो सिमिलर नहीं है तो उसका साइन हम ऐसे लिखें, ठीक है। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि आकृति एक जो है, आकृति आकृति एक जो है समरूप सर्वांगसम है ना, पहले सर्वांगसम नहीं है, सर्वांगसम नहीं है आकृति दो के, आकृति तो इस तरह से हम इन चीजों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल करके देखते हैं और देखते हैं कि कब जो है सर्वांगसम होगा और कब जो है समरूप होगा, ठीक है। तो आइए, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये मैंने एक स्क्वायर बनाया और यहाँ भी एक जो है मैं स्क्वायर बनाता हूँ, ठीक है। ये दोनों के शेप क्या है भाई, स्क्वायर है, ये दोनों क्या है भाई, तो स्क्वायर है, ठीक है, ये भी स्क्वायर है, दोनों ही स्क्वायर है, ठीक है। अब इनकी एरिया क्या है, तो इनकी एरिया जो है, ये एरिया जो है ये कह लेते हैं हम, इसका है 5 मीटर स्क्वायर और इसका भी है 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों का शेप क्या है भाई, तो दोनों का शेप स्क्वायर ही है, और एरिया जो है, एरिया यानी साइज जो है ये क्या है, दोनों का सेम है, यानी कि 5 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सर्वांगसमता का नियम क्या कहता है कि अगर दो आकृतियां समान हो और साइज भी समान हो तो दोनों ही आकृति जो है, यानी आकृति 1 और आकृति 2, ये दोनों ही जो है क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये जो है आपका आकृति 1 आकृति 2 के सिमिलर है कि नहीं, समरूप है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे समरूपता का नियम क्या कहता है कि समान आकृति हो, साइज समान हो तो भी, नहीं हो तो भी जो है ये दोनों क्या है जी, तो ये है समरूप, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आकृति तो दोनों का स्क्वायर है और क्षेत्रफल बराबर है,
तो हम ये कह सकते हैं कि आकृति 1 जो है समरूप है आकृति 2 के। ठीक है, होप की बात समझ में आई। चलो यहाँ पे देखोगे एक और एग्जांपल हम करें। यहाँ पे हमने दो जो है आकृतियां बनाई। ठीक है, ये भी आप कंज्यूम करो कि ये स्क्वायर है और ये भी क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, दोनों ही स्क्वायर है। ओके, और मैं बात करूं इनकी साइज की, तो इनकी साइज है इसका मैं एरिया बता देता हूँ 2 मीटर स्क्वायर और इसका जो है 5 मीटर। यहाँ पे देखिए दोनों ही शेप क्या है जी भाई, स्क्वायर है, लेकिन इनका साइज की मैं बात करूं तो साइज जो है डिफरेंस। तो ये सर्वांगसम हो सकता है क्या? सर्वांगसम तो कहता है कि दोनों आकृतियां समान हो और साइज भी समान हो, तो दोनों आकृति जो है यानी फिगर 1 जो है फिगर 2 के देख पा रहे हैं कि यहाँ तो स्क्वायर जो है दोनों स्क्वायर है बट इनकी एरिया जो है बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे। लेकिन देखेंगे अगर ध्यान से तो ये समरूपता की कैटेगरी कहता है कि आकृति सेम होनी चाहिए, साइज चाहे बड़ा हो छोटा हो उससे कोई बहस नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि फिगर 1 जो है समरूप है फिगर 2 के। ठीक है, तो होप कि आप अब समझ चुके हैं कि कैसे जो है दो आकृतियां समरूप होंगी और कैसे जो है दो आकृतियां सर्वांगसम होगी। ठीक है, चलिए कुछ और बातें इससे रिलेटेड, इस बात से एक कंक्लूजन मिलता है और ये क्या मिलता है देखेंगे हम। देखिएगा ध्यान से, कहता है क्या कहता है भाई, क्या कहता है, तो यहाँ देखोगे क्या कहता है, तो इसको आप नोट करके समझोगे, नोट करके, ठीक है, नोट करके समझोगे। कहता है कि हर ऐसा कहता है कि प्रत्येक सर्वांगसम आकृति प्रत्येक सर्वांगसम आकृति समरूप हो सकती है, समरूप हो सकती हो सकती है, परंतु प्रत्येक प्रत्येक समरूप आकृति प्रत्येक समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ठीक है, इस बात को आप एकदम नोट कर लोगे क्योंकि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हर सर्वांगसम आकृति जो है वह समरूप तो होगी, परंतु हर समरूप आकृति जो है वह सर्वांगसम हो जाए ऐसा जरूरी नहीं। ओके, ऐसा जरूरी नहीं, इसकी एकदम आप गांठ बांध लो। ये जो है प्रत्येक सर्वांगसम आकृति जो है समरूप हो सकती है, परंतु प्रत्येक समरूप आकृति जो है सर्वांगसम नहीं हो सकती है। आप इस वाले बात से उसका अंदाजा लगा सकते हो। यहाँ देखो, यहाँ पे स्क्वायर सेम शेप, सेम साइज, कॉन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है, और यहाँ ना ये कॉन्ग्रुएंट है ना ही सिमिलर है, और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट नहीं है परंतु सिमिलर है। तो इस बात से यही पता लगता है कि प्रत्येक आकृति जो है सर्वांगसम आकृति जो है समरूप हो सकती है, परंतु प्रत्येक समरूप आकृति जो है सर्वांगसम नहीं हो सकती। ओके, बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। चलो कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखोगे, कुछ एग्जांपल्स नहीं करेंगे, चलते हैं हम कुछ जनरल रूल पे। क्या करते हैं भाई, कुछ जनरल रूल हम पढ़ेंगे। अब किसके लिए पढ़ेंगे भाई, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे अब पॉलीगॉन्स के लिए। किसके लिए भाई, पॉलीगॉन्स।
पॉलीगन्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। बहुभुज बहुभुज के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि वह जो है सिमिलर कब होते हैं और कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। फिलहाल मैं बात कहूँ तो पॉलीगन्स में मैं केवल ट्रायंगल्स की बात करूंगा, क्योंकि देखो पॉलीगन्स बहुत तरह के होते हैं और सारी का एक ही समय पे पढ़ पाना संभव नहीं है ना। तो हम केवल जो है यहाँ पे बेसिकली ट्रायंगल पे बात करूंगा। और कॉन्ग्रुएंसी जो रूल था, कॉन्ग्रुएंट जो पढ़ना था हमें क्लास 9th में पढ़ना था, जिसको हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। इसमें हमें पढ़ना है सिमिलरिटी, समरूपता। तो हम यहाँ पे बेसिकली समरूपता की ही बात करेंगे, ठीक है। समरूपता की बात करेंगे, समरूपता की बात करेंगे, समरूपता की बात करें। चलो जी, चलिए तो यहाँ पे हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। और सॉरी, एग्जाम्पल्स नॉट, बार बार मैं आपको एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। हम यहाँ पे करने हैं, हमें यहाँ पे करने हैं कुछ इम्पोर्टेंस रूल, ठीक है। देखिएगा, सम general rule of similarity, ओके। सम जनरल रूल ऑफ सिमिलरिटी यानी कि समरूपता का कुछ नियम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? समरूपता के कुछ नियम। चलो, पहला नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से एकदम ध्यान लगा के सुनो। कहता है कि दो त्रिभुज, देखो हम यहाँ पे बात करेंगे किसके लिए भाई? केवल त्रिभुज के लिए, कि दो त्रिभुज समरूप होंगे, समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण, उनके संगत कोण, उनके संगत कोण बराबर हो, ठीक है जी। दूसरा बात कि संगत कोण बराबर हो और उनकी भुजाएं जो हैं, उनकी भुजाएं जो हैं अनुपातिक हो। क्यों जी? अनुपातिक ना, यानी कि समान अनुपात में हो, समान अनुपात चलोगे जी, चलोगे। एग्जाम्पल्स पे हम इस चीज को देखेंगे, एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। चलो इसका नाम दे दे, ये ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ, दो ट्रायंगल हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। इसका ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये वाला एंगल 50 डिग्री और ये वाला एंगल 70 डिग्री, ऐसा एज्यूम करेंगे। मैं मेजर करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये ना मानोगे कि ये एग्जैक्ट है, बस ऐसे जो है आपको समझाने के लिए मैंने इसका यूज किया, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपका 60, 50 और 70, होप कि ये हो गया ना 180 और ये भी 180। चलोगे, मैं इनके लेंथ ऑफ साइड्स ले लूँ तो ये हो गया 1, ये भी 1 और ये भी 1 और ये 2, ये 2 और 2, सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। चलो, पहले हमको देखना क्या है कि ये दोनों फिगर जो है ट्रायंगल ए बी सी,
ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ के सिमिलर है या नहीं, सिमिलर है या नहीं, है ना, सिमिलर है या फिर सिमिलर नहीं है, इस बात को चेक करना है। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब उनकी संगत कोण बराबर हो। तो भाई पहले देखेंगे हम क्या संगत कोण, संगत कोण होता क्या है और इसका पता हम कैसे लगाएंगे। देखिए संगत कोण पता लगाने के लिए ना आप जो एंगल दोनों ही ट्रायंगल्स में इक्वल है वहां से आप पहले उसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंगल ए जो है बराबर है एंगल डी के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है। क्यों भाई, कि क्योंकि दोनों का वैल्यू जो है 60 डिग्री। अब चलो उसके बाद ये इसका संगत हो गया, क्या हुआ भाई, ए जो है डी का संगत हो गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट संगत कोण हम कैसे ढूंढेंगे, देखिए उसका तरीका है, उसका तरीका क्या है इसको समझोगे, ये तरीका कैसे हम इसको पकड़ पाएंगे कि कहाँ से कैसे हम क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ढूंढेंगे। यहाँ से अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो हमें एंगल सी मिलने वाला है, ठीक है। तो इसमें भी जो है ना हमें इसी पॉइंट से शुरू किया है ना, तो इस पॉइंट से भी हमें यहाँ भी जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो क्या मिलता है भाई, तो हमें मिलता है एंगल सी, ठीक है। और इधर क्या मिलता है भाई, एंगल एफ। और देख रहे हैं कि एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों का वैल्यू जो है 70 डिग्री है। और फिर यहाँ से अगर मैं क्लॉकवाइज चलूँ, इस एंगल पे पहुंच गया, यहाँ से क्लॉकवाइज चलूँ तो यहीं पहुंचूंगा ना, यहीं पहुंचूंगा। और यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूँ तो यहाँ पहुंचूंगा, ठीक है। तो ये हो गया एंगल बी जो है, एंगल बी जो है एंगल ई का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, और दोनों का वैल्यू जो है सेम है। अब आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि भाई क्या केवल हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलकर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोण का मान पता कर सकते हैं? नहीं, आप चाहें तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी चल सकते हैं, एंटी क्लॉक। लेकिन याद रहे कि अगर हम इसमें चलेंगे, इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, इसमें चलेंगे क्लॉकवाइज तो इसमें भी चलेंगे क्लॉकवाइज। क्लियर है बात? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके संगत कोण जो है आपस में बराबर है। तो केवल संगत कोण बराबर है इस पे हम नहीं कह सकते, इसकी भुजाएं अनुपातिक भी होनी चाहिए। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, तो देखेंगे इसकी भुजाएं क्या है, ठीक है। इसकी भुजाएं क्या है, तो आइए भुजाओं को हम चेक करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हम चेक करेंगे अब क्या, भुजाओं को। भुजाओं को चेक करेंगे कि भुजाएं जो है अनुपातिक है या नहीं। चलो तो यहाँ से देखोगे ये जो है इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, इसको चेक करने का तरीका देखो। पहले तो आप कोई सा भी दो साइड ले लो, जैसे कि हमने शुरू किया था यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं और इस तरह से पहला इस ट्रायंगल एबीसी में हम लेते हैं एसी, ठीक है। इसका अनुपात लगाएंगे इस वाले ट्रायंगल्स में, यहाँ से शुरू करेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डीई डीएफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी, ठीक है। इसका अनुपात में ले लूं तो इसका वैल्यू है 1 और इसका है 2, ठीक है। और नेक्स्ट अब जब हम ये वाला साइड ले चुके हैं तो इसके बाद जो है मुझे इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना हो तो ये वाला ले सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो इधर से मैं इसको ले सकता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज चलूँ तो ए बी, है ना। तो हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो सी बी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं सी बी, ठीक है। बटेगा यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो एफ ई, क्या जाएगा भाई एफ ई। और दोनों का रेशियो चेक किया जाए तो ये है हमारे पास 1 और ये है हमारे पास 2। एक और बचा, अब यहाँ से हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वाला साइड मिलेगा तो हम लिख सकते हैं बी ए बट्टे का ए, सॉरी बी ए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या भाई, तो लिख सकते हैं बी ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ई डी, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा ई डी। और दोनों की रेशियो की बात किया जाए तो पहले वाला में बी ए 1 और इसमें ई डी 2। यहाँ पे देख रहे हैं कि सबका अनुपात जो है
सबका अनुपात जो है इक्वल है, सबका अनुपात जो है इक्वल है, सबका अनुपात इक्वल है 1/2 ही आ रहा है सबका। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि इनके रेशियो जो है हर जगह पे बराबर है, तब हम यह बात कह सकते हैं कि ट्रायंगल, तब हम ये बात कह सकते हैं कि ट्रायंगल, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। क्लियर है बात, क्लियर है बात। देखिए इसको जानने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, तो देखो वैसे हम लोगों ने अभी समरूपता पे बात किया, तो आप लोगों को हम बताएं कि भाई दो आकृतियां अगर एक जैसी हो, भले साइज इक्वल हो या ना हो, वह दोनों जो है समरूप हो सकती है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे ना, तो दोनों ट्रायंगल्स, पॉलीगन में वाली बात नहीं होती है, पॉलीगन्स में देखोगे यहाँ पे त्रिभुज हमने सेलेक्ट किया है, तो दोनों त्रिभुज आपको तो त्रिभुज ही दिख रहा है ना, दोनों के शेप एक ही है, लेकिन यह हम देखने के आधार पर कभी नहीं कह सकते। हमने पहले फिगर पे इसलिए समझाया ताकि आप पहले अंतर तो समझो कि सर्वांग समता और समरूपता में अंतर क्या है ना। समरूपता के लिए केवल हम ये देख के नहीं कह सकते कि दोनों की आकृतियां सेम है तो वह जो है समरूप हो गई। वैसे तो ये भी दोनों ट्रायंगल है तो दोनों समरूप हो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं, हम कभी नहीं कह सकते हैं कि दो आकृतियां सेम है तो वह समरूप हो गई, है ना। समरूपता की कुछ कैटेगरी है ना, कुछ बातें हैं जिसको फॉलो करना जो है जरूरी है। अगर वो उन बातों को वह दो फिगर फॉलो नहीं कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वह दोनों फिगर जो है समरूप नहीं है। अगर दोनों बातों को फुलफिल कर रहा है तभी हम यह कह सकेंगे कि ये दोनों फिगर्स जो है समरूप है। अगर एक भी बात को मिस करता है तो हम कहेंगे कि वह दोनों फिगर जो है समरूप नहीं है। ओके, इतनी बात समझ में आई। चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं और फिर देखते हैं कि वह जो है समरूप होते हैं या नहीं होते। ठीक है, चलो राइट करना। ठीक है, चलो जी, यहाँ पे क्या है 60 डिग्री एंगल्स है, तो 60 डिग्री या तो यहाँ है या तो यहाँ है, तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं, तो हम इसको लेते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं क्या भाई, तो इसमें एंगल ए बराबर है एंगल ई के। ठीक है, और उसके बाद इससे हमको चलना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हमने चला क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मिला क्या एंगल बी। ठीक है, इसमें क्या मिला एंगल बी, तो इधर भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे तो मिलेगा क्या हमें एंगल एफ। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि एंगल बी का जो वैल्यू है 120 और इस तरह से एंगल एफ का जो है वैल्यू 120, तो दोनों इक्वल। ठीक है, यहाँ से जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो हमें मिलता है क्या एंगल सी, यहाँ से एंगल सी मिला, और इधर जब हम चलते हैं तो देख रहे हैं यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या मिला एंगल जी मिला, एंगल जी। ठीक है, और देखिए ध्यान से, तो 60 डिग्री इधर भी 60 डिग्री इधर भी, तो दोनों ही यहाँ पे क्या है जी, दोनों ही यहाँ पे क्या है इक्वल है ना, क्योंकि दोनों का वैल्यू जो है कितना है 60 डिग्री है। चलिए अब यहाँ पे पहुंच गए थे, जब यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो ये वाला एंगल मिलेगा हमें, यानी क्या मिलेगा भाई, तो एंगल डी बराबर, इधर देखे तो अगर बराबर है या नहीं, तो है, इधर भी है एंगल एच, और एंगल एच का भी वैल्यू जो है 120 डिग्री। तो इस तरह से पता क्या चला कि संगत कोण क्या है, संगत कोण, संगत कोण क्या है समान है, संगत कोण क्या है जी समान है। ठीक, अब हमको चेक करना है क्या भाई कि इसकी भुजाएं जो है वह अनुपातिक है नहीं, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हमें देखना है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, पहला हम इन दोनों फिगर्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमने लिया ए बी, क्या लिया ए बी, तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं भाई, तो ये हम ले सकते हैं ए सी, सॉरी ई एफ। ठीक है, इसका वैल्यू जो है कितना है भाई, तो इसका है 1, और नीचे और इसका क्या है ई एफ का है हमारे पास 3। चलो जी, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता हूँ तो क्या मिल जाएगा भाई, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ ए से बी, यहाँ तक मुझे, तो अब बी से सी हो जाएगा, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं बी सी, और बटे का यहाँ क्या हो सकता है एफ जी, क्या हो जाएगा एफ जी, बराबर कितना है जी
तो इधर है 1 और इधर भी क्या है 3, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो हम लोग पहुंच गए हैं सी तक। अब यहाँ से चलेंगे तो क्या मिलेगा, सी डी, और इसका रेशियो करेंगे, इसके ये वाली साइड्स करस्पॉन्डिंग होगी, तो करस्पॉन्डिंग हो गई जी एच, ठीक है। तो यहाँ पे ये है 1 और नीचे वाला ये है 3, ठीक है। एक और साइड बचा तो उसको हम चेक करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा क्या भाई, कि डी ए हो जाएगा क्या भाई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डी ए, तो यहाँ हो जाएगा एच ई, है ना, एच ई, और डी ए का भी वैल्यू 1 और एच ई का वैल्यू 3। तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि प्रत्येक क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वह सब जगहों पे जो है 1/3 आया है, यानी कि इक्वल आया है। जब क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाए और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण भी बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कॉन्ग्रू सिमिलर होंगे क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच के। तो होप कि अब जो है आप क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स और रेशियो निकालना सीख गए हैं, और फिगर्स को आप देख करके बता सकते हो कि ये जो है कॉन्ग्रुएंट फिगर है या नहीं है। ओके, चलिए इन बातों को थोड़ा सा हम करेंगे इरेज। क्या करेंगे भाई, इरेज करेंगे, है ना। आप इसको पॉज करके जो है वीडियो को आप नोट कर सकते हैं इन बातों को, ठीक है। चलो जी, तो अब आप इन बातों को अच्छे ढंग से नोट कर लें और तब हम बढ़ते हैं आगे, और अब हम देखेंगे नेक्स्ट फिगर वो कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो चलो मैं इसको इरेज करता हूँ। चलो जी, अब हम फिगर नंबर 1 और 3 इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले हम क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स को ढूंढते हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 60 डिग्री है तो इसमें कहीं 60 डिग्री नहीं, 120 है तो इसमें कहीं 120 नहीं, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे एक भी एंगल जो है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स मिला ही नहीं, तो इसको कंपेयर करना क्या है, फिजूल की बात है। सीधा हम कहेंगे कि फिगर 1 जो है वह फिगर 3 के जो है सिमिलर नहीं है। क्या भी सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो इसमें कंपेयर करना की कोई बात ही नहीं थी, है ना, कि कंपेयर करने की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि इसमें पहले तो एक भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल मिला ही नहीं, ये बात ही खत्म हो गया, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे, और अब हम कंपेयर करेंगे इस फिगर 1 को फिगर 2 के साथ, ठीक है जी। सॉरी, फिगर 1 को हम फिगर 4 के साथ अब कंपेयर करेंगे, ठीक है। चलो ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, थोड़ी सी बात है, बस थोड़ी सी बात है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखोगे ध्यान से एकदम बारीकी से, पहला एंगल ढूंढो। ये ए हमने सेलेक्ट किया, तो इधर देखो, इधर 60 है तो इधर कहीं 60 है, यहाँ 60, यहाँ से भी हम शुरू कर सकते थे, 60 इधर भी है तो हम इधर से, ये एम है, ओके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंगल ए जो है बराबर है एंगल एम के, क्यों, क्योंकि दोनों का वैल्यू जो है 60, और उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो हमें मिलेगा क्या, एंगल बी, और इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो एंगल एन, और दोनों का वैल्यू जो है 120 डिग्री है। और इधर चलेंगे तो एंगल सी, और इधर चलेंगे तो क्या मिलेगा भाई, एंगल ओ, है ना, एंगल ओ, है ना। तो एंगल ओ इधर दोनों का वैल्यू जो है 60 डिग्री, और इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो फिर मिलेगा एंगल डी, और इधर मिलेगा एंगल पी, और दोनों का वैल्यू जो है 120 डिग्री। तो पता ये चला कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स जो है इक्वल है ना। संगत कोण समान है, क्या जी, समान। तो जब एंगल समान हो गए, संगत कोण जो है समान हो गए, तो अब इनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स को, ठीक है। तो ये है हमारा ए डी, है ना, तो इसका क्या है जी, 1 है, ठीक है। तो इधर हम देख लेते हैं इसका क्या है भाई, इधर भी इसका ये 1 है, ठीक है। तो हमने देखा कि ए डी, है ना, बराबर है किसके भी, देखो यहाँ पे हम क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के लिए थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलकर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हाँ जो है एंटी क्लॉकवाइज से जो है हम कैसे जो है क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स या एंगल्स को
पहचानेंगे। ठीक है, तो AD हमने लिया तो है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल से लेंथ है, सेम लेंथ है, तो ये पे यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा MP, है ना। तो इन दोनों का क्रॉसपॉन्डिंग क्या हुआ भाई, तो 1/1 यानी कि हम रेशियो की बात करें तो आया 1:1 यानी 1। ठीक है, और इसकी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब यहाँ पे पहुंच गए हैं, तो इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो ये वाला साइड हमें मिलने वाला है, तो ये हो गया हमारा क्या जी, DC। ठीक है, और यहाँ पे हम थे तो यहाँ से चलेंगे तो अब ये वाली साइड मिलने वाली है, तो ये हो जाएगी हमारी PO। ठीक है, और DC का वैल्यू क्या है भाई, तो 1 है, और PO का वैल्यू क्या है भाई, तो 2 है। अब देखो, अब एक बात नोटिस करो, यहाँ पे क्या था, 1/1 था, और यहाँ पे 1/2 हो गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि AD/MP ये बराबर नहीं है, इनका रेशियो जो है बराबर नहीं है DC/PO के, इन दोनों का रेशियो जो है इक्वल नहीं है। तो यहीं पे आगे हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हम यहीं पे लिखेंगे, इसलिए मतलब कि चतुर्भुज ABCD समरूप नहीं है चतुर्भुज MNOP के। सीधी सी बात, सीधा सा हम जब एक जगह पे ही देख लिए कि दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है रेशियो में नहीं है, प्रोपोर्शनल नहीं है, सेम रेशियो में नहीं है, तो यहीं पे हम फट से बोलेंगे क्या भाई, कि वो दोनों जो है क्या है, सिमिलर नहीं है, समरूप। ठीक है, बस। तो आई होप कि अब जो है आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन से करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड पहचानना सीख गए हैं, और कैसे जो है ट्रायंगल्स और किसी भी पॉलीगन्स को हम सिमिलर चेक करते हैं, ये भी आप समझ चुके हैं। चलिए एक और जनरल रूल की मैं बात करूंगा, और वह रूल है, आप देखोगे ध्यान से, यह रूल है, देखोगे अब हम देखेंगे कि जनरल रूल कहता क्या है ना, रूल को देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, रूल को देखेंगे, है ना, रूल क्या कहता है। दूसरा, ये जनरल रूल है, पहला रूल अभी हम लोगों ने पढ़ा, है ना, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स को पहचानना और क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो तो दो फिगर्स जो है सिमिलर हो सकते हैं। वैसे जो है यहाँ पे ये दूसरा रूल है हमारा, देखेंगे, यह कहता है कि यदि एक आकृति, है ना, यहाँ पे मैं आकृति का नाम दे दूं 1 2 और ये 3। ठीक है, यह कहता है कि अगर एक आकृति जो है दूसरी आकृति के सिमिलर है, ठीक है, यानी समरूप है, ये फिगर 1 फिगर 2 के सिमिलर है, और ये फिगर 2 जो है फिगर 3 के सिमिलर है ना, यानी फिगर 2 जो है फिगर 3 के सिमिलर है, तो इस दूसरे रूल के हिसाब से कहता है कि अगर एक फिगर दूसरे फिगर के सिमिलर है और दूसरा फिगर तीसरे फिगर के सिमिलर है, तो यहाँ पे फिगर 1 जो है फिगर 3 के सिमिलर कहलाएगा। देयरफॉर क्या कहता है कि फिगर 1 जो है फिगर 3 के सिमिलर होगा। बस, आप कहोगे ये सर ये क्या बात हुई, है तो हम लोग पहले से ही जानते थे, है ना, कि दो चीजें आपस में बराबर हो और एक तीसरी चीज भी जा करके उससे जो है आपस में बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, तो तीसरी चीज पहली चीज के बराबर होती है। तो उसी तरह से ये भी बात थी सर, ये तो कुछ बड़ी बात है नहीं, लेकिन भाई किताबों में ये रूल हमको पढ़ाई गई है तो हमें पढ़ना तो है ही, छोड़ के तो जा नहीं सकते हैं ना। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि अगर एक आकृति दूसरे आकृति के मतलब कि क्या हो भाई, क्या हो, सिमिलर हो, है ना, एक आकृति जो है दूसरी आकृति के सिमिलर हो, पहली आकृति दूसरी आकृति के सिमिलर हो और दूसरी आकृति तीसरी आकृति के सिमिलर हो, तो ऐसा कह सकते हैं कि पहली आकृति तीसरी आकृति के पहली आकृति तीसरी आकृति के सिमिलर होगी। बस यही बात थी। ठीक है, तो आई होप कि सारी बातें आप अच्छे से समझ चुके हैं। उम्मीद है कि आज का ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर आप इससे समझ पा रहे हैं कुछ भी चीजों को, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप जो है कितना समझ पाए इन बातों को, क्योंकि देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसकी बहुत जरूरत है ना, अगर ये हम नहीं समझेंगे ढंग से ना, तो एक्सरसाइज करने में दिक्कत, आगे थ्योरम प्रूफ करने में दिक्कत, है ना। तो आप इन बातों को आई होप कि अच्छे से समझ चुके हैं। अगर किसी को कोई भी दिक्कत जहां नहीं समझ में आई, हमें कमेंट सेक्शन में लिखे, और अगर
आपको अच्छा लगा तो ये भी बात हमें कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको कितना अच्छा लगा और आप इन चीज़ों से कितना समझ पाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।